Question number 6. Current ratio is 2.5. Current ratio is 2.5. Working capital is 1,50,000. Calculate the amount of current assets and current liabilities. सोचिए ज़रा, ऐसे आप कर सकते हैं क्वेश्चन 6 को सॉल्व। जैसे ऊपर क्वेश्चंस किए थे वैसा ही है। यस सर। श्रेया कर सकती है, यस सर। रिमी भी कर सकती है। सो वर्किंग कैपिटल का जो हमारा फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, उसकी हेल्प से हम यहाँ पर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे श्रेया बताइए इसे, क्वेश्चन 6। जस्ट अप्रोच बतानी है बस। सर करंट रेशियो 5/2 हो जाएगा। 2.5 225 डिवाइडेड बाई 10, 5/2। फिर 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 1,50,000। एक्स क्या चीज़ है, व्हाट इज़ एक्स? आप बोल रहे हैं सर 5x/2x, तो व्हाट इज़ एक्स? सर करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। नहीं, दो चीज़ों को सिर्फ एक्स थोड़ा ना मान सकते हो। एक्स तो एक चीज़ हो सकती है, दोनों चीज़ एक साथ एक्स कैसे लोगे आप? दोनों चीज़ को एक साथ एक्स नहीं लिया जा सकता है। आपको करंट असेट्स भी निकालना है, करंट लाइबिलिटीज़ भी आपको यहाँ पर निकालनी है। सो करंट रेशियो का जो आपका फॉर्मूला था करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, ना तो आपको करंट असेट्स मालूम है ना आपको करंट लाइबिलिटीज़ मालूम है, लेकिन वर्किंग कैपिटल आपको यहाँ पर 1,50,000 है, ये आपको पता है। सो इसमें आप क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल की वैल्यू को यूज़ करके करंट असेट्स या करंट लाइबिलिटीज़ उसको दूसरे की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। देखते हैं हम सॉल्यूशन इसका। देखिए, वर्किंग कैपिटल होता है हमारा करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। इसमें से हमने करंट एसेट्स के लिए फॉर्मूला बना लिया, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटीज़, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट्स का फॉर्मूला करंट लाइबिलिटीज़ की टर्म्स में आ गया मेरे पास। जहाँ भी मैं करंट एसेट्स लिखता हूँ वहाँ पे मैं वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटीज़ लिख सकता हूँ। जहाँ मैं करंट एसेट्स लिखता हूँ वहाँ वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटीज़ लिखा जा सकता है। अब देखिए, करंट रेशियो इज इक्वल टू सी ए डिवाइडेड बाय सी एल। करंट रेशियो का फॉर्मूला हुआ सी ए डिवाइड बाय सी एल। करंट रेशियो क्वेश्चन ने मुझे कितना दिया, 2.5 इज इक्वल टू करंट एसेट की जगह मैं क्या लिखूंगा, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटीज़। तो वर्किंग कैपिटल कितना, 1,50,000 प्लस करंट लाइबिलिटीज़, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे सी एल से। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ करंट लाइबिलिटीज़ के लिए। तो एक अननोन रह गया। अब समझ आया श्रेया को? यस सर। सो देखिए, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी दोनों पता नहीं है, तो आप एक्स आप किसे मान रहे हो, दैट इज़ द पॉइंट। तो हम किसी भी एक चीज़ को, जैसे मैंने सी एल लिख दिया उसकी जगह आप एक्स मान लीजिए। करंट एसेट्स को मैंने करंट लाइबिलिटीज़ की टर्म्स में एक्सप्रेस किया। करंट एसेट्स इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल कितना था, 1,50,000 प्लस सी एल। 1,50,000 प्लस सी एल, ये करंट एसेट्स हो गया। अब इस 1,50,000 प्लस सी एल को मैं अपने करंट एसेट की जगह लिख दूंगा और डिवाइडेड बाय सी एल यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको सी एल के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। हम चाहते थे इसको करंट लाइबिलिटीज़ को सी ए की टर्म से भी एक्सप्रेस कर सकते थे। करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल, सी ए माइनस वर्किंग कैपिटल, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो सी एल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल कितना है, 1,50,000। अब मैं जहाँ भी सी एल है वहाँ पर ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ। तो मान लीजिए ये मेरा फॉर्मूला है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ मैं 2.5 इज इक्वल टू सी ए डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी की जगह हम क्या लिख देंगे,
CA माइनस 1,50,000। इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो पहले आपको करंट एसेट मिल जाएगा, देन वर्किंग कैपिटल से आप CL निकाल सकते हो। सो मेन बात क्या है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है और फिर एक अननोन रह जाएगा इक्वेशन में, फिर उस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे। दोनों चीज़ ठीक है, ये वाला भी अप्रोच ठीक है, ये वाला अप्रोच भी ठीक है। अगर आप CL के टर्म्स में कर रहे हो तो पहले CL मिल जाएगा, CA के टर्म्स में कर रहे हो तो पहले आपको करंट एसेट्स मिल जाएगा। रिमी को समझ आ गया? यस सर। ओके। वाणी, आपको आते हैं करंट रेशियो के फॉर्मूलेज? यस सर। ओके, क्वेश्चन 7 पे हम आ जाते हैं। वर्किंग कैपिटल इज 18 lakhs, ट्रेड पेबल्स इज 1,80,000, अदर करंट लाइबिलिटीज आर 420, कैलकुलेट करंट रेशियो। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? क्वेश्चन 7, वर्किंग कैपिटल इज 18 lakhs, ट्रेड पेबल्स 180, अदर करंट लाइबिलिटीज 420। सर ट्रेड पेबल्स में से अदर करंट लायबिलिटीज माइनस कर देंगे। नो सॉरी, करंट अदर करंट लायबिलिटीज में से ट्रेड पेबल माइनस कर देंगे तो करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी बाकी। नहीं 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 नहीं, गलत है बिल्कुल। नो सर, प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे हम। ट्रेड पेबल्स, देखिए करंट लाइबिलिटी हमने पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस किया हुआ है। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में लाइबिलिटीज़ में जाते हैं। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। चार चीज़ें जोड़ करके और करंट लाइबिलिटीज़ बनता है। अब इन चार में से क्वेश्चन ने मुझे क्या क्या दिया है? ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज़। तो मैं ट्रेड पेबल्स और अदर करंट लाइबिलिटीज़ को जोड़ूंगा तो मुझे करंट लाइबिलिटीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी चीज़ क्वेश्चन ने नहीं दिए, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग इज़ ज़ीरो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन इज़ ज़ीरो। सिर्फ यहाँ पे ट्रेड पेबल्स और अदर करंट लाइबिलिटीज़ ऐड करेंगे तो करंट लाइबिलिटीज़ हमें यहाँ पर टोटल मिल गया है। अब इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ट्रेड पेबल्स प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी आ गया हमारा 6 लाख रुपीज़ का। करंट लाइबिलिटी इज 6 लाख। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? CA माइनस CL। तो करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटी उधर ले जाएंगे हम, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटीज। 18 lakhs इज वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटी 6 लाख। तो करंट एसेट्स टोटल हो गया आपका 24 लाख रुपीज़ का। CA CL दोनों ना दिया हो तो पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उस तरह से। एक चीज़ अगर गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तीन चीज़ें हैं, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तीन चीज़ें यहाँ पर हैं। अगर तीन में से दो दी गई है आपको तो थर्ड आप आराम से निकाल सकते हो। इफ़ टू आर गिवन देन यू कैन फाइंड थर्ड इजीली। फिर आप तीसरी चीज़ को आराम से निकाल सकते हो। इफ़ टू आर अननोन, अगर दो चीज़ अननोन है यहाँ पे, देन फिर हमको क्या करना पड़ेगा? एक चीज़ को दूसरे चीज़ की टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। जैसे हमने CA को CL के टर्म्स में डाला या CL को CA के टर्म्स में डाला, उससे क्या अननोन एक रह जाता है। इक्वेशन कोई भी सॉल्व करते टाइम अननोन चीज़ सिर्फ एक होनी चाहिए। अगर दो चीज़ अननोन है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो जैसे करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अगर करंट एसेट भी मालूम नहीं है, करंट लायबिलिटी भी मालूम नहीं है, तो आप फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए करंट एसेट्स की जगह पे वर्किंग कैपिटल के टर्म्स में हम इसे डालेंगे। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल प्लस CL और फिर वर्किंग कैपिटल की वैल्यू हमें मालूम होगी, करंट रेशियो की वैल्यू हमें मालूम होगी, तो सिर्फ एक अननोन रह जाएगा करंट लायबिलिटीज़ का, तब आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो ऑलवेज रिमेंबर, इक्वेशन तभी सॉल्व होएगी जब अननोन सिर्फ एक हो। दो अननोन के साथ इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते आप। एंड इस वाले क्वेश्चन में वाणी, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। करंट लायबिलिटीज़ के 4 सब हेडिंग्स हैं,
जो कि हमने अभी यहाँ पर वापस से रिवाइज किए हैं। ट्रेड पेबल्स, अदर करेंट लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, चारों को जोड़ते हैं तब करेंट लाइबिलिटीज़ आता है। समझ आया वाणी को? Yes, sir. ओके। क्वेश्चन नंबर 8, वर्किंग कैपिटल 9 लैक्स, टोटल डेट्स 19,50,000, लॉन्ग टर्म डेट्स 15 लैक्स, फाइंड करेंट रेशियो। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट असेट्स मालूम नहीं है, करंट लाइबिलिटीज़ मालूम नहीं है। करंट असेट या करंट लाइबिलिटीज़ में क्या चीज़ हम ज़्यादा आसानी से निकाल सकते हैं? Current liabilities. करंट लाइबिलिटीज़ कैसे निकालेंगे? करंट लाइबिलिटीज़ Total debts minus long-term debts. यस, टोटल डेट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स। तो अगेन जो हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस किया था, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड्स, फिर उसके बाद आता है आपका शेयर एप्लीकेशन मनी, इसे हम छोड़ सकते हैं, अधिकतर क्वेश्चन में होता नहीं है। फिर आया आपका नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़। तो 4 मेन हेडिंग है लाइबिलिटी साइड में, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। इसमें से जो सेकंड वाला है इसके तो क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, इसको हम मान सकते हैं चलो है ही नहीं। तो 3 बचे मेन, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। और यहाँ हमने क्या डिस्कस किया था, टोटल डेट्स इक्वल्स नॉन करेंट प्लस करंट। टोटल डेट इक्वल्स इज इक्वल टू नॉन करेंट प्लस करंट लाइबिलिटीज। टोटल डेट भाई नॉन करेंट हो चाहे करंट हो, फ़र्क क्या होता है, कोई 1 साल से पहले पेएबल है, कोई 1 साल के बाद पेएबल है, पर है तो डेट ही, है तो लाइबिलिटी। तो टोटल डेट इज इक्वल टू नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। अब क्वेश्चन ने मुझे यहाँ पे टोटल डेट दिया 1950, लॉन्ग टर्म डेट दिया मुझे 15 लाख, जो नॉन करेंट लाइबिलिटी है नॉन करेंट लाइबिलिटी को ही हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में आपके क्या लिखा, लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स भी इसे बोला जाता है। तो सेम ही फॉर्मूला आपका यहाँ पे हो रहा है। टोटल डेट आपको गिवन है 1950 इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट 15 लाख मालूम है आपको, प्लस CL। अब आप इससे CL निकाल लीजिए, 15 लाख उधर चला जाएगा तो 4,50,000 आपकी करंट लाइबिलिटी यहाँ पे हो जाएगी। 4,50,000 इज करंट लाइबिलिटी। फिर वर्किंग कैपिटल है आपके पास 18 लैक्स, करंट लाइबिलिटी है, उससे आप करंट एसेट्स निकालेंगे। ये पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन, सॉरी गलत मैंने इसको कर दिया, क्वेश्चन 8 हम कर रहे हैं। पूरा सॉल्यूशन हम इसका देखते हैं। टोटल डेट्स का फॉर्मूला क्या है, करंट लाइबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। करंट लाइबिलिटी एक तरफ रखेंगे, लॉन्ग टर्म डेट को उधर ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट। टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट 1950 माइनस 15 लैक्स, करंट लाइबिलिटी हो गया 4,50,000। 4.5 लाख रुपए की करंट लाइबिलिटीज़ यहाँ पर बनती है। अब वर्किंग कैपिटल इक्वल्स CA माइनस CL, ये हमारी स्टेप 2 है। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 9 लैक्स, तो हमने इधर लिख दिया 9 लैक्स। करंट लाइबिलिटी हमने निकाला 450, तो करंट एसेट्स हो जाएगा 9 प्लस 450 इज 13,50,000। करंट एसेट्स इक्वल्स वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटी विच इज़ 13,50,000। अब करंट एसेट ही आ गया आपके पास 1350, करंट लाइबिलिटी आ गया 450, डिवाइड कर दीजिए 3:1 आपका करंट रेशियो आ गया। सो करंट रेशियो जो एक प्योर रेशियो है, प्योर रेशियो का मतलब उसे हमेशा (1) के अंदर हमें लिखना है, (1) के अंदर हमें इसे यहाँ पे लिखना है। समझ आ गया रिमी?
Yes, sir. या अभी डाउट है इसमें क्वेश्चन में? No, sir. ठीक है। सो आसान आसान से क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कुछ आपको अलग कुछ लॉजिकल थिंकिंग करनी पड़ रही है, सीधा सीधा फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, थोड़ी सी एल्जेब्रा है, बाकी अदरवाइज क्वेश्चंस आसान है। क्वेश्चन 9, करंट एसेट 7,50,000, वर्किंग कैपिटल 2,50,000, फाइंड करंट रेशियो। इसे सॉल्व करेंगे सब अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। Current assets are 7,50,000. Working capital is 2,50,000. Calculate current ratio. Sir, 1.5:1. ओके, करेक्ट आंसर। बाकी लोग करेंगे? Sir, same. सेम नहीं, रिमी आपने कर लिया सॉल्व? Yes, sir. ओके ठीक है। वाणी का रहता है? सर मैं झूठ थोड़ी नहीं। नहीं, आप एकदम से, आपका टाइमिंग ऐसा होता है ना कि उसने आंसर दिया एकदम से आपने बोला सेम। सर क्योंकि मेरा अब हो गया था। अच्छा अच्छा ठीक है। वाणी कैसे सॉल्व किया आपने, एक बार एक्सप्लेन करिए क्वेश्चन 9। सर वर्किंग कैपिटल 250 है, ओके करंट एसेट्स दे रखे हैं, ओके, तो उससे करंट लायबिलिटी निकल जाएगी। क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटीज। रिपीट करिए एक बार फॉर्मूला। फॉर्मूला एक बार रिपीट करिए। आवाज़ आ रही है वाणी? वाणी आवाज़ आ रही है? सर वो लेफ्ट कर गई। कट गया उसका, आ गई वापस। वाणी आवाज़ आ रही है? यस सर, अब आ रही है। ओके, एक बार आपका फॉर्मूला रिपीट करिए। सर मुझे लग रहा है मैंने उल्टा बोल दिया है कोई बात बोलने में। नहीं, गलत सही की चिंता ना करो, आप एक बार नहीं, बोलिए। सही आंसर तो सर आ गया। मेरा तो पेपर ही हुआ है आज, मैं अकाउंट्स का पे तो करके ही कल रात ही करे गई हूँ सारे क्वेश्चन से। अच्छा अच्छा, नहीं दैट्स गुड। एक बार फॉर्मूला बोलिए जो भी आप बोल रहे हैं। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ओके सो तो वर्किंग, वैसे करंट माइनस करंट लायबिलिटीज निकल जाएंगी ऐसे। बिल्कुल ठीक है। सो पहले आपने वर्किंग कैपिटल इक्वल्स करंट असेट प्लस करंट लायबिलिटी बोला था, तो तो प्लस बोलने नहीं में आएगा, उल्टा बीच में बोल दिया माइनस था। आएगा। सो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स करंट असेट्स माइनस माइनस करंट लायबिलिटीज, वो आपका यस। फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, एंड दैट्स फाइन, फिर आपका आंसर ठीक है। चलिए क्वेश्चन 10 पे आ जाते हैं। अ कंपनी हैड करंट असेट्स ऑफ 4,50,000, करंट लायबिलिटीज़ ऑफ 2 लैक्स। करंट असेट्स भी मिल गए, करंट लायबिलिटी मिल गई। आफ्टरवर्ड्स इट परचेज गुड्स फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट। कंपनी है, करंट असेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, जब ये वैल्यू थी उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ सामान खरीदा 30,000 रुपीज़ का क्रेडिट पे, मतलब उधार पे खरीदा। कैलकुलेट करेंट रेशियो आफ्टर द परचेज, ये सामान खरीदने के बाद करेंट रेशियो क्या होगा, वो आंसर हमें यहाँ पर इसका करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, क्वेश्चन 10, अप्रोच बताइए। सर करंट लाइबिलिटीज में 30,000 ऐड कर देंगे क्यों करेंगे करंट लायबिलिटीज़ में 30,000 ऐड? क्योंकि वो करंट परचेज था ना। क्रेडिट परचेज था। सर दोनों में ऐड करेंगे, करंट बिकॉज क्रेडिट। क्रेडिट पे है तो करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, और एक परचेज है तो एसेट बढ़ रही है, ओके सो तो अगर, दोनों में ऐड करेंगे। ओके सो अगर हम इसकी जो जो ट्रांजैक्शन इन्होंने दिया, अगर इसकी जर्नल एंट्री कोई पूछे तो क्या जर्नल एंट्री होगी इसकी? तो वो एक राइट अप्रोच है, इंस्टेड ऑफ कि हम
वाणी का आंसर यहाँ पे ठीक है, पर हमें जब भी इस तरह क्वेश्चंस आएंगे कि ये ट्रांजैक्शन है उसके बाद का बताओ, तो ऑलवेज आपको पहले उसकी जर्नल एंट्री सोचनी होगी। जब आप जर्नल एंट्री सोच लोगे तो फिर आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि इसका सी ए और सी एल पे क्या इम्पैक्ट है। सर परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, तो इसकी जर्नल एंट्री हम लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। जब भी हम कुछ परचेज करते हैं तो यहाँ पर हम इसको इन्वेंट्री अकाउंट भी लिख सकते हैं। आप ये इसको इन्वेंट्री अकाउंट भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस के लिए जब भी आप कोई सामान खरीदा जाए या बेचा जाए तो इन्वेंट्री अकाउंट यूज़ करो तो आपको आसानी से समझ आएगा। तो इन्वेंट क्यों परचेज कर रहा हूँ तो स्टॉक भी मेरा इंक्रीज़ हो रहा है। तो इन्वेंट्री इज़ माई करेंट एसेट, क्रेडिटर इज़ माई करेंट लायबिलिटी। तो इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो रहा है, ये असेट है मेरा, इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए मैंने इसको डेबिट किया। क्रेडिटर इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्रेडिट किया। तो दोनों चीज़ इंक्रीज़ हो रही, करंट असेट भी बढ़ेगा, करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगी। अब क्वेश्चन में मुझे करंट असेट दिया है 450 का, 4.5 लाख का। करंट लायबिलिटी मुझे दिया गया है 2 लाख का। अब करंट असेट भी बढ़ेंगे बिकॉज इन्वेंट्री है, तो 30,000 हम यहाँ ऐड कर देंगे। लायबिलिटी बढ़ेगी, 30,000 हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो टोटल आपका हो गया, करंट असेट अभी हो गया परचेज के बाद 480, करंट लायबिलिटी हो गया हमारा 2,30,000। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, करंट रेशियो आ जाएगा। सो ये अप्रोच है। आपको जब भी कोई ट्रांजैक्शन दिया जाए उसका जर्नल एंट्री सोच लो पहले, फिर अकाउंट्स मालूम पड़ गए, देन देखो कि वो करंट एसेट या करंट लायबिलिटी में किसके अंदर आता है, इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, तो आपको इसकी क्लैरिटी अच्छे से आ जाएगी। जो सॉल्यूशन आप एग्ज़ाम में लिखोगे, जर्नल एंट्री लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये जस्ट सिर्फ आपके समझने के लिए है। अगर आपने लिख दी जर्नल एंट्री तो उसमें कोई हार्म नहीं है, आप लिख भी सकते हो। रिमी समझ आया? यस सर। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, जो अकाउंटिंग हम पढ़ते हैं उसका नाम क्या है? डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो 2 अकाउंट में इम्पैक्ट करेगा। कोई भी ट्रांजैक्शन है तो 2 अकाउंट्स में इम्पैक्ट करेगा। तो परचेज 30,000 का है, सिर्फ क्रेडिटर बढ़ रहा है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन 2 जगह पे इम्पैक्ट करता है। चलिए क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। Current liabilities of a company were 175 and its current ratio is 2:1. It paid 30,000 to a creditor. Find current ratio after payment. So solution नहीं बताना है, जर्नल एंट्री बताइए। जर्नल एंट्री क्या होगी? सर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन क्या है? जर्नल एंट्री क्या आ रही है? क्रेडिटर टू बैंक, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर हमने डिस्कस किया, इट इज़ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। डेबिट क्यों कर रहे हो? बिकॉज इट इज़ डिक्रीजिंग, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट होता है। टू बैंक, बैंक हमारा करंट एसेट है, हमने यहाँ पे देखिए एसेट्स के अंदर लिखा हुआ है। करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैलेंसेस विद बैंक, तो ये बैंक अकाउंट आपका करंट एसेट्स का पार्ट है। बैंक इज एन असेट, असेट डिक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्रेडिट किया। दोनों चीज़ यहाँ पर आपकी डिक्रीज हो रही है। अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। करंट लायबिलिटीज आर 175, करंट एसेट क्वेश्चन ने मुझे दिया हुआ नहीं है। करंट रेशियो 2:1 दिया हुआ है। क्या इससे करंट एसेट निकाला जा सकता है? कितने करंट एसेट होंगे ट्रांजैक्शन करने से पहले? क्विकली बताइए। करंट एसेट्स कितने होंगे इस क्वेश्चन में क्रेडिटर की पेमेंट करने से पहले?
सर 3,50,000. 3,50,000. ओके, ठीक है. सो करेंट एसेट हमें मिल गया. सिंपल सा फॉर्मूला हमें लगाना है. करेंट रेशियो इज इक्वल टू सी ए करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज. सॉरी, करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज. करेंट रेशियो यहाँ पे 2 है, इज इक्वल टू सी ए हमें गिवन नहीं है, डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटीज इज 1,75,000. तो करेंट एसेट आपका आ जाएगा 175 मल्टीप्लाइड बाय 2. उससे करेंट एसेट आपको मिल जाएगी, ये आ रहा आपका 175 मल्टीप्लाइड बाय 2. अब हमने क्या किया है, पेमेंट किया है क्रेडिटर का, 30,000 का पेमेंट किया है. दोनों चीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो करेंट एसेट को भी कम कर देंगे, 320 रह जाएगा. करेंट लाइबिलिटी को भी कम कर देंगे, 1,45,000 रह जाएगा. अब इन्हें डिवाइड कर दें तो आपका करेंट रेशियो यहाँ पे आ जाएगा. तो ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ जर्नल एंट्री. कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, करेंट एसेट है या करेंट लाइबिलिटी है, एंड देन फिर आप उसे सॉल्व कर सकते हैं. ये सिर्फ करेंट रेशियो की बात है. अभी आगे और दूसरे रेशियोज़ में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. कोई ट्रांजैक्शन होगा, मान ली डेट इक्विटी रेशियो है, ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट डेट इक्विटी रेशियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो ऑलवेज जर्नल एंट्री आपको पता होनी चाहिए, कौन से हेडिंग का पार्ट है वो आपको मालूम होना चाहिए. वाणी को समझ आ गया क्वेश्चन 11? यस सर. ओके. श्रेया, समझ आ गया आपको क्वेश्चन 11? यस सर. ओके जी. क्वेश्चन 12 पे आ जाते हैं. देखिए, रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज़ इज़ 1.5:1. करंट एसेट्स 3 lakhs के हैं, यहाँ दिए हुए हैं 3 lakhs. करंट लाइबिलिटीज़ 2 lakhs की है. डिवाइड करोगे तो करंट रेशियो आ जाएगा 1.5:1. इतनी इन्फॉर्मेशन उसने हमें दे दी. अब आगे क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे. अकाउंटेंट ऑफ द फर्म, इस फर्म का जो अकाउंटेंट है, इज़ इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग करेंट रेशियो ऑफ 2:1. वो चाहता है कि करेंट रेशियो 2:1 का रहे. अभी 1.5:1 का है, वो चाहता है कि करेंट रेशियो 2:1 का रहे. कैसे करना चाहता है, वो बदलना चाहता है रेशियो को. कैसे बदलना चाहता है? बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द करेंट लाइबिलिटीज़. करेंट लाइबिलिटीज़ में से कुछ पेमेंट करके रेशियो को बदल के वो 2:1 करना चाहता है. करंट लाइबिलिटीज़ में से कुछ पेमेंट करके वो करंट रेशियो को बदलना चाहता है. कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज़ दैट शुड बी पेड. कितना पेमेंट किया जाए जिससे करंट रेशियो 2:1 हो जाए. आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको. कैसे सॉल्व करेंगे सोचिए, अप्रोच सोचिए इसकी. सर कुछ लेस करके. ट्राई करिए अपनी नोटबुक में कि क्या अप्रोच इसकी बन सकती है. हमें करंट रेशियो दिया हुआ है, नया करंट रेशियो कितना चाहिए वो हमें इन्होंने बता दिया. अब ये बोल रहा है कि इसको बदलना है कुछ पेमेंट करके. तो कितना पेमेंट करें हम कि करंट रेशियो मेरा इंक्रीज़ हो जाए, 1.5 से बढ़ के 2 हो जाए. ये जैसे पीछे वाले क्वेश्चन सॉल्व के 10 और 11, वही सेम अप्रोच है. वहाँ पे उन्होंने आपको ट्रांजैक्शन के अमाउंट दे दिया था, ये 30,000 का पेमेंट किया है, इस तरह से दे दिया था. यहाँ आपको ट्रांजैक्शन का अमाउंट नहीं दिया, अमाउंट आपसे पूछा गया है. वहाँ ट्रांजैक्शन का अमाउंट दिया, नया रेशियो निकलवाया. वहाँ पे ट्रांजैक्शन का अमाउंट दिया आपको, नया रेशियो निकलवाया. यहाँ नया रेशियो दिया हुआ है, ट्रांजैक्शन का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है. अप्रोच इज सेम. सर अमाउंट को लेस कर देंगे, एक्स लेट कर देंगे. अमाउंट को एक्स लेट कर देंगे. अमाउंट को एक्स मान लेंगे हम. यस सर. ओके, उसके बाद क्या करेंगे? फिर सर सर आ गया. बताइए रिमी. सर एक्स की वैल्यू 1 लाख.
एक्स की वैल्यू 1 लाख। ओके गुड, आपका आंसर ठीक है। वाणी आपको समझ आया? चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 12 को। देखिए करंट एसेट्स क्वेश्चन ने दिया हुआ है हमें 3 लैक्स का, करंट लाइबिलिटीज़ क्वेश्चन ने हमें दी हुई है 2 लैक्स की, करंट रेशियो हमें 1.5:1 क्वेश्चन ने दिया है। अब हम चाहते हैं कि करंट रेशियो जो है वो 2:1 का हो जाए। कैसे हो? अकाउंटेंट क्या चाहता है? बाय पेइंग सम क्रेडिटर्स, कुछ क्रेडिटर्स का पेमेंट करके इसको 2:1 करना चाहता है। जब किसी क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे, जब किसी क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर्स टू बैंक, क्रेडिटर्स टू बैंक कितना पेमेंट करना मालूम नहीं है, तो पेमेंट को हम एक्स मान लेंगे, क्रेडिटर्स एक्स और बैंक भी आपका एक्स। दोनों चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है इसलिए डेबिट हो गया, असेट डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए यहाँ पे ये क्रेडिट हो गया। अब नई करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी? पहले करंट एसेट 3 लाख थी, उसमें से एक्स माइनस कर दो, ये मेरी रिवाइज्ड करंट एसेट्स। नई करंट लाइबिलिटी कितनी होगी? पहले 2 लैक्स थी, माइनस एक्स कर दो, तो ये मेरी नई करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। नया रेशियो कितना चाहिए 2 का, तो 3 लाख माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। 3 लाख माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब सिर्फ एक ही अननोन है इसमें एक्स, एक्स के लिए इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो तो आपको पता पड़ जाएगा कितना अमाउंट पे करना था क्रेडिटर को। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर एक्स, तो एक्स की वैल्यू आपको वहाँ पर 1 लाख की यहाँ पे मिल जाएगी। समझ आया श्रेया? यस सर। अब आप अपने आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप। यस सर। ओके, वाणी को समझ आया है? यस सर। ओके, सो देखिए क्वेश्चन 10, 11 और 12 तीनों क्वेश्चन सेम से हैं। फ़र्क क्या है? यहाँ पे ट्रांजैक्शन जैसे 30,000 का परचेज कर लिया, यहाँ पे 30,000 का क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, यहाँ इन्होंने ट्रांजैक्शन दे दिया आपको, फिर आपको बोला कैलकुलेट करेंट रेशियो आफ्टर द परचेज, कैलकुलेट करेंट रेशियो आफ्टर मेकिंग द पेमेंट। एक ट्रांजैक्शन दिया, फिर नया रेशियो आपसे कैलकुलेट करवाया। 12 में क्या किया? नया रेशियो दे दिया 2:1, नया रेशियो आपको 2:1 दे दिया, ट्रांजैक्शन कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने आपको बोला। तो तीनों क्वेश्चन सेम से ही हैं, ओनली थिंग इज यहाँ गिवन अलग चीज़ है, फाइंड जो आपको करना है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। चलिए क्वेश्चन 13 पे आते हैं। रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज़ इज़ 2.5:1। ये आपको ओल्ड करंट एसेट्स, ओल्ड करंट लाइबिलिटीज़ 2.5 का रेशियो। फर्म वांट्स टू मेंटेन करंट रेशियो ऑफ 2:1 बाय परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। फर्म चाहती है कि करंट रेशियो 2:1 का रहे। कैसे रहे? कुछ गुड्स उधार पे खरीद के। बताइए कितने गुड्स खरीदने होंगे? इसको सब लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 13 को। अगर आपने सॉल्व कर लिया यहाँ पे at बस least- सर प्लस 1,75,000। श्रेया ने कर लिया, ओके ठीक है आपका आंसर। बाकी लोग करिए, रिम्मी को और वाणी को करना है। क्वेश्चन नंबर 13। अगर 13 आपने सॉल्व कर लिया इट मीन्स पीछे के 4 क्वेश्चंस आपको आ गए हैं। सिर्फ 1,75,000। ओके आपका भी ठीक है आंसर। वाणी का रहता है
हो गया सर। हो गया, आंसर आ गया आपका? यस सर। ओके, कितना आंसर है आपका? 1,75,000। ठीक है। क्वेश्चन 14 पे आते हैं। फर्म हैड करेंट एसेट्स ऑफ 5 lakhs, करेंट एसेट्स 5 lakhs के हैं। इट पेड करेंट लाइबिलिटीज़ ऑफ 1 lakh। अब यहाँ क्या किया उन्होंने, सिर्फ करेंट एसेट आपको दे दिया, फिर उन्होंने बोला कि फर्म ने 1 लाख रुपए की करेंट लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया, और पेमेंट करने के बाद करेंट रेशियो 2:1 का हो गया। अब हमें करेंट लाइबिलिटीज़ बतानी है, कितनी थी पहले और पेमेंट करने के बाद। वर्किंग कैपिटल भी बताएं, तो वर्किंग कैपिटल बाद में देखेंगे, पहले आप करंट लायबिलिटीज़ निकालने का अप्रोच सोचिए। पेमेंट करने से पहले की वाली, पेमेंट करने के बाद So, वाली। हाँ जी। sir, 5 lakh plus 1 lakh divided by x plus 1 lakh is equal to 2/1. ओके, आप आंसर निकाल के बताइए, सब लोग सॉल्व करेंगे। Sir, 2 lakh current liabilities और after payment 3 lakh. बिफोर पेमेंट कितनी है करंट लायबिलिटीज़? बिफोर पेमेंट कितनी है और आफ्टर पेमेंट कितनी है? Sir, before payment 3 lakh, after payment 2 lakh. ओके, तो आपका आंसर ठीक है। अब आप वर्किंग कैपिटल निकालिए, जो कि आराम से निकाल सकते हो। रिमी को लायबिलिटीज़ निकालनी है अभी। रिमी को अप्रोच समझ आई है? Yes, sir. Current liabilities 3 lakhs. कौन सी है ये, बिफोर पेमेंट या आफ्टर पेमेंट? After payment. नहीं जी, आपका आंसर ठीक नहीं है। No, sir. चलिए हम सॉल्व करते हैं, अप्रोच बताता हूँ इसकी। करंट एसेट्स 5, श्रेया ने वर्किंग कैपिटल निकाला। Sir, before payment था वो. बिफोर पेमेंट कितना था? 3 lakh. 3 लाख, ओके ठीक है। बिफोर पेमेंट 3 lakhs है, दैट इज़ राइट। देन फिर आप लोग सॉल्व कर लीजिए आगे, फिर आपको आता है दोनों को। Sir, working capital before payment 2 lakh, after payment 2 lakh. ओके, आपका आंसर ठीक है श्रेया, दोनों आंसर ठीक है। रिमी को वर्किंग कैपिटल निकालनी है। वर्किंग कैपिटल निकालना आसान सा काम है। Sir, 2 lakhs. ये कौन सा, बिफोर या आफ्टर? Sir, ये working capital है. नहीं, पर बिफोर पेमेंट वाली है, आफ्टर पेमेंट वाली है? Sir, before payment. ओके, आफ्टर पेमेंट वाली निकालिए।
आफ्टर भी 2 lakhs. आफ्टर भी 2 लाख, बिल्कुल ठीक है, आपका भी सही है, श्रेया का भी ठीक है। क्वेश्चन 15 पे आ जाते हैं हम। स्टेट गिविंग रीज़न वेदर द करेंट रेशियो विल इम्प्रूव और डिक्लाइन will have no effect in each of the following transactions if current ratio is 2:1। देखिए इंक्रीज डिक्रीज वाले इम्पैक्ट वाले क्वेश्चंस हमने छोड़ दिए थे पीछे भी, अब हम यहाँ से इनको करना शुरू कर देते हैं ताकि अब जो भी कुछ हमने छोड़ा है सब हम कवर करते जाएंगे। देखिए यहाँ क्या है, करेंट रेशियो हमें दिया गया है 2:1 का। एज ऑफ नाउ करेंट रेशियो 2:1 का है। करंट असेट्स कितने हैं इसने हमें नहीं बताया। करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है इसने हमें नहीं बताया। ये जो इतने सारे ट्रांजैक्शन नीचे दिए हुए इसने 10-12 ट्रांजैक्शन दिए, इनका अमाउंट कितना कितना है ये भी इसने हमें नहीं बताया। सिर्फ क्या बोल रखा है, कैश पेड टू ट्रेड पेएबल्स, बिल्स पेएबल डिस्चार्ज, बिल्स रिसीवेबल एंडोस्ड, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड, ये सारे ट्रांजैक्शंस हैं। हमें बताना है कि इन ट्रांजैक्शन से करेंट रेशियो जो कि अभी 2:1 है ये इम्प्रूव होएगा, इम्प्रूव मतलब बढ़ जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, कम हो जाएगा, या विल हैव नो इफेक्ट, कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा इस ट्रांजैक्शन का। ये तीन में से कोई एक चीज़ हर एक जगह लागू होगी, वो हमें यहाँ पे बतानी है। अगर करंट असेट्स कितना है, करंट लायबिलिटी कितना है, ट्रांजैक्शन कितने रुपए का ये पता होता तो हम इनको सॉल्व कर लेते आराम से, जैसे हमने क्वेश्चन 10, 11, 12 सॉल्व किए। करंट असेट्स करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, ट्रांजैक्शन बता दिया 30,000 का है, हमने माइनस प्लस करके नया रेशियो निकाल लिया, तो हम उस तरह से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या चक्कर है, सिर्फ रेशियो मालूम है और कुछ यहाँ पे हमें पता नहीं है, ठीक है ना। और फिर हमें इम्पैक्ट बताना है कि इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा क्या होगा। किसी को आपको आइडिया कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को? श्रेया को आइडिया कुछ? सर नो इफेक्ट फर्स्ट वाले में। नहीं, नो इम्पैक्ट ठीक है, पर कैसे नो इम्पैक्ट, कैसे आपने सॉल्व करा? सर क्योंकि कैश भी जाएगा और फिर ट्रेड पेबल्स मींस हाँ वो बोलिए। भी कम होगा, ट्रेड पेएबल भी कम दोनों होगा, डिक्रीज होगा। दोनों डिक्रीज होंगे। देखो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों डिक्रीज इंक्रीज होते हैं, तो ऐसा मत समझो कि नो इम्पैक्ट है रेशियो में। देखिए मैं आपको एक रेशियो का छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कोई रेशियो मेरे पास है 5/5, ठीक है ना, 5/5। अगर मैं दोनों में से एक एक रुपया माइनस करता हूँ, ठीक है ना, या इसको रुकिए 5/5 ना करके इसको मैं 5/2 कर देते हैं। 5/2 कितना होता है, 2.5 इसका आंसर होता है, ठीक है ना। अब मैं एक एक रुपया दोनों जगह से लेस कर देता हूँ, एक एक रुपया, तो ऊपर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे 1 हो जाएगा। अब ये कितना आंसर आ गया इसका, 4 आ गया। तो रेशियो बदल गया है ना। सेम अमाउंट अगर आप ऊपर और नीचे दोनों जगह से माइनस या प्लस करते हो तो रेशियो बदल जाता है। तो आप नो इम्पैक्ट नहीं बोल सकते उस बात को। आपने पीछे क्वेश्चन नंबर 10 किया था सॉल्व, ठीक है ना, इसको आपने सॉल्व किया था, आपने रेशियो निकाला पेमेंट के बाद 2.09:1, लेकिन अगर आप बिफोर पेमेंट का रेशियो देखोगे 4.5 लाख डिवाइड बाय 2 लैक्स कितना होता है देखते हैं हम, डिवाइड बाय 2 लाख, तो बिफोर पेमेंट का रेशियो 2.25 था, पेमेंट के बाद वो बदल के 2.09 हो गया। लेकिन ऊपर नीचे दोनों जगह हमने 30,000 रुपये माइनस किया था या प्लस किया था, तो रेशियो में सेम अमाउंट अगर ऊपर नीचे आप ऐड लेस कर रहे हो तो रेशियो सेम रहेगा, ऐसा मानना गलत है। पहली बात मैथमेटिकली हुई। ये बात श्रेया को समझ आई? यस सर। ओके, तो आपने सोचा बिल्कुल ठीक है भाई, कैश भी कम हो जाएगा, ट्रेड पेएबल भी कम हो जाएगा, करंट असेट्स भी कम हो जाएगी, करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, बट मैथमेटिकली आपका आंसर ठीक नहीं है। मैथमेटिकली क्या होता है, अगर सेम चीज़ ऊपर नीचे दोनों जगह लेस या ऐड करो तो रेशियो बदल जाता है।
मान लीजिए आपके 80 मार्क्स आए 100 में से, स्कूल में कोई सब्जेक्ट है आपके 80 मार्क्स आए 100 में से, कितना हो गया 0.8। ठीक है, अगर 5-5 नंबर दोनों जगह जोड़ दिए जाएं तो ऊपर 85 हो जाएगा, नीचे 105 हो जाएगा। क्या अभी भी 0.8 आएगा? नहीं, 0.8 नहीं आएगा, ये आएगा आपका 0.809। यहाँ पे वैल्यू बदल गई, यहाँ पर आपका डेसिमल खोलोगे तो 00 था, यहाँ 809 हो गया। वैल्यू बढ़ाऊंगा मैं तो और आपको थोड़ा इसको 15 ऊपर जोड़ देता हूँ, 15 नीचे जोड़ देता हूँ, तो अब देखिए 95 डिवाइड बाई 115, ये 0.83 हो गया। 0.82683। तो सेम 15 ऊपर जोड़ा 15 नीचे जोड़ा तो रेशियो मेरा यहाँ पे बदल जाता है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? पहले एक मैथमेटिकल हमने ये बात समझ ली। अब दूसरी बात, मान लीजिए रेशियो इज 2:1, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू 2:1। ठीक है ना, तो मतलब 2/1। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, क्या ये बात सही है? 2:1 को अगर हम 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख लिखें, क्या ये ठीक है? Yes, sir. ये ठीक है। रिमी, क्या ये ठीक है? Yes, sir. ओके, अगर मैं इसको लिखता हूँ 2000 डिवाइड बाय 1000, क्या ये ठीक है? Yes, sir. अगर मैं इसको लिखता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 5, क्या ये ठीक है? No, sir. Yes. रिमी, नहीं क्यों? Yes, sir. Yes, sir. Sorry. ठीक है ना। अगर मैं इसको लिखता हूँ 8 डिवाइडेड बाय 4, क्या ये ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो हम बेसिकली क्या, दूसरी बात, पहली बात तो सेम अमाउंट ऊपर नीचे घटाओ बढ़ाओ तो रेशियो बदल जाती है, दैट इज़ वन थिंग। दूसरी बात क्या है, ये जो रेशियो होता है ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है रेशियो की। जैसे जब आप लोग पार्टनरशिप के क्वेश्चंस करते थे, न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो आप निकालते थे, तो आप पूछते थे कि सर उसको काट के सिंपलेस्ट तक करना ज़रूरी है क्या, है ना। तो आप अगर सिंपलेस्ट नहीं करोगे तब भी रेशियो तो उतना ही रहता है, रेशियो बदलता नहीं है। यहाँ हमने 2 लाख लिखा, मैं 2000 करोड़ अपॉन 1000 करोड़ कर दूँ, इतना बड़ा कर दूँ, तब भी रेशियो 2:1 ही रहने वाला है, वो बदलेगा नहीं। तो अब ट्रिक क्या है कि जो रेशियो यहाँ पे दिया गया 2:1 का, पहले इसको कुछ थोड़ा सा नंबर बड़ा कर लो, है ना। थोड़ा सा नंबर बड़ा करने के लिए क्या करते हैं हम कि 2:1 अगर है, 2:1 अगर है तो मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। तो ऊपर हो जाएगा मेरा 10, नीचे हो जाएगा 5। कुछ भी कर सकते हो आप, 2 लाख 1 लाख मान लो, 2000 1000 मान लो, कुछ भी कर लो, सेम वैल्यू ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दो आप। 10:5 मैंने कर लिया ताकि मुझे आगे कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी, है ना। मैं 2 लाख 1 लाख करूँगा फिर कैलकुलेशन में टाइम लगेगा अननेसेसरी। छोटा सा नंबर रखो, 10-15 तक बना लो, काफ़ी है। अब मेरे पास में 10:5 आ गया, मतलब करंट एसेट इज़ 10, करंट लाइबिलिटी इज़ 5, है ना। करंट एसेट इज़ 10, करंट लाइबिलिटी इज़ 5। जब 2:1 है तो हम क्या बोलते हैं, अगर करंट एसेट 2 रुपये है, करंट लाइबिलिटी 1 रुपया है। ऐसी तरह से अगर करंट एसेट 10 रुपये है तो करंट लाइबिलिटी यहाँ पे 5 रुपये है, ठीक है ना। तो अब हमको एक वैल्यू मिल गई, हमें सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज बताना है, कोई कैलकुलेशन वैल्यू नहीं निकालनी है। इंक्रीज डिक्रीज निकालने के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। अब क्वेश्चन ने मुझे क्या दिया, कैश पेड टू ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स को कैश का पेमेंट किया, ठीक है ना। कितना किया मालूम नहीं है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ 1 रुपये का पेमेंट किया। कैश पेड टू ट्रेड पेएबल्स 1 रुपये का पेमेंट किया। अब हमें क्या पता है, करंट लाइबिलिटी भी कम होएगी, करंट एसेट भी कम होएगा। तो 10:5 को मैं क्या कर दूंगा, 10 - 1 9 डिवाइडेड, सॉरी 10 - 1 9 डिवाइडेड बाय 5 - 1 4। सेम वैल्यू ऊपर से भी और नीचे से भी मैं कम कर दूंगा। अब देखिए 9/4 कितना आएगा, अगर हम डिवाइड करें तो 2.25 आएगा। 2.25:1 हो गया, पहले 2:1 था, अब 2.25:1 हो गया, मतलब रेशियो इंक्रीज़ होएगा, रेशियो यहाँ पर इंक्रीज़ होएगा। तो हमारा आंसर हो गया इंक्रीज़। पॉइंट ए का हमें लिखना है इंक्रीज़ होएगा, बस ये आपका आंसर यहाँ पे ख़त्म हो गया।
आप इसको 2 लाख 1 लाख भी कर सकते थे। मान लीजिए 2 लाख 1 लाख में करता हूँ, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, ठीक है ना। फिर अब बड़ी वैल्यू है, तो जो पेमेंट मैं लूँगा भाई, कितने का पेमेंट हुआ, या तो मैंने 1 रुपये का ले लिया, छोटी सी वैल्यू। अब यहाँ मुझे थोड़ा वैल्यू पेमेंट वाली बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी, है ना। 2 लाख 1 लाख है तो एटलीस्ट 10,000 का पेमेंट मानता हूँ मैं, चलो मैं कुछ भी मान सकता हूँ, बट थोड़ी वैल्यू बड़ी लेनी पड़ी। 10,000 का पेमेंट हुआ। अब ये कितना हो जाएगा, 190 ऊपर और 90,000 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो कितना बनेगा ये, डिवाइडेड बाय 90,000, तो ये हो गया 2.11। इट मीन्स रेशियो इंक्रीज हो रहा है। देखिए ये असली वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज जानने के लिए अज्यूम्ड वैल्यू पे निकाला जा रहा है। तो ऐसा मत सोचो कि ये वैल्यू मैच होएगी, सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज देखो भाई। ओरिजिनल 2 था, अब ये 2.11 हो गया, तो इसलिए यहाँ पर इंक्रीज होएगा। तो अगर मैं वैल्यू कुछ और ले लूँगा, 2 लाख या 2 करोड़ ले लूँगा, तो फिर कुछ और आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन हमेशा आएगा इंक्रीज का ही, हमेशा आएगा इंक्रीज का ही, कभी भी डिक्रीज नहीं होगा वो, या सेम इम्पैक्ट ऐसा भी कभी भी नहीं होगा। रिमी को समझ आ गया कैसे करते हैं? यस सर। ओके, श्रेया को समझ आया है? यस सर। ओके, तो ये बड़ी बड़ी वैल्यू 2-2 लाख करने का मतलब नहीं है। छोटी सी वैल्यू रखो 10 रुपये 20 रुपये तक, ताकि कैलकुलेशन जल्दी से हो जाए। ट्रांजैक्शन की वैल्यू 1 रुपया मान लो। हम 2:1 पे भी कर सकते थे, लेकिन होता क्या है फिर, 1 रुपया अगर यहाँ मानोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, 1/0, वो इन्फिनिटी हो जाता है, फिर वो सेट नहीं होती है बात, है ना। अदरवाइज़ आप यहाँ भी कर सकते थे, पर थोड़ा सा यहाँ मैथमेटिकली सही नहीं रहता, इन्फिनिटी आ जाता है। इसलिए हमने इसको थोड़ा बड़ा बना लिया, राउंड में 5 की टेबल्स वाली चीज़ बना ली, तो कैलकुलेशन भी हमें आसान हो जाती है। तो एक तो बात ये मैथमेटिकली समझने की हुई कि मैथमेटिकली आप इसको कैसे निकालोगे। दूसरा, ऑलवेज ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट देखना पड़ेगा कि इस ट्रांजैक्शन से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, वो तो ऑलवेज आपको देखना पड़ेगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सारे हम एक एक करके देखते हैं। जर्नल एंट्री क्या होती है फर्स्ट वाले की, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल टू कैश, ट्रेड पेबल टू कैश। ट्रेड पेबल इज करंट लायबिलिटी जो रिड्यूस हो रही है, कैश इज ना करंट एसेट जो कि यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। तो करंट रेशियो हमारा हो जाएगा, जैसे 1-1 रुपया काट के मैंने आपको बताया था, 9:4, 2.25:1, तो करंट रेशियो विल इंक्रीज। फिर करंट रेशियो आपके यहाँ पे इंक्रीज होएगा। नेक्स्ट, बिल्स पेबल डिस्चार्ज्ड, क्या मतलब होता है इसका, बिल्स पेबल डिस्चार्ज का? सिर्फ मतलब बताना है अभी। सर पे हो चुका है। पे हो गया, वेरी गुड। सो बिल्स पेबल डिस्चार्ज मीन्स बिल्स पेबल का पेमेंट किया गया, ठीक है जी। अब जर्नल एंट्री बताइए, क्या जर्नल एंट्री होगी? जब ही सर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्कुल ठीक है। तो बिल्स पेबल हमारी करंट लायबिलिटी है जो कि कम हो रही है, बैंक हमारा करंट एसेट है जो कि कम हो रहा है। तो इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से जैसा पॉइंट ए था वैसा ही पॉइंट बी है। तो जैसा 15 को ए को सॉल्व किया वैसे बी को सॉल्व कर लेंगे। 10:5 मान लो, 1-1 रुपया दोनों तरफ से घटा दो, 2.25:1 आ गया। करंट रेशियो विल इंक्रीज, यहाँ करंट रेशियो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। समझ आया श्रेया? यस सर। रिम्मी समझ आया? यस सर। ओके जी। पॉइंट नंबर सी, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर। बिल्स रिसीवेबल क्रेडिटर को एंडोर्स किया गया। पहले पार्टनरशिप के टाइम जब बीआर की एंट्रीज आ रही थी, तब मैंने आप लोगों को बिल्स रिसीवेबल की सारी साइकिल की जर्नल एंट्रीज समझाई थी। आपको क्या याद है? इसकी जर्नल एंट्री बता सकते हैं आप? सर कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा, नहीं। देखो, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग?
सर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। वेरी गुड, बिल्कुल सही एंट्री आपने बताई। मतलब क्या होता है वैसे इसका? सर जो बिल्स कंफर्म रिसीवेबल था वो कंफर्म हाँ, वन बाय वन श्रेया आप कंप्लीट करिए। श्रेया बोलो। सर जो बिल्स रिसीवेबल था वो उसका सर क्या वो किया? क्रेडिटर के साथ वो ओके ठीक है, रिमी ये आप वर्ड बोलिए। नहीं समझ। रिमी आप बोलिए। सर ट्रांजैक्शन हो चुका। नहीं, ट्रांजैक्शन तो हो गया, पर इसका मतलब क्या है ट्रांजैक्शन का? देखो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल का तो मतलब हमें पता है कि किसी पर्सन से हमें पैसे लेने। मान लीजिए मैं पर्सन ए हूँ, मिस्टर ए हूँ, और कोई पर्सन मिस्टर बी था, है ना। इस मिस्टर बी से मुझे बिल्स रिसीवेबल मिला हुआ है। जब भी इस बिल्स रिसीवेबल का पीरियड ख़त्म होएगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जो भी पीरियड है, तो मुझे मिस्टर बी से पैसे मिलेंगे। मान लीजिए 10,000 रुपये मुझे मिलने वाले हैं। 2 महीने के बाद मुझे 10,000 रुपये मिस्टर बी से मिलेंगे। ये बिल्स रिसीवेबल है। अब एक कोई मिस्टर सी है, मुझे मिस्टर सी को 10,000 रुपये देने हैं, है ना। मैं मिस्टर बी से तो पैसे लेता हूँ, मिस्टर बी से तो मुझे पैसे लेने हैं, जो कि बिल्स रिसीवेबल के थ्रू है। और मिस्टर सी से मैंने कुछ ख़रीदा था, तो मैं मिस्टर सी को कुछ देता हूँ, 10,000 रुपये देता हूँ, ठीक है ना। वो भी मुझे 2 महीने के बाद देने हैं। अब मैं मिस्टर बी से पैसे लेऊँगा, फिर वो पैसे मिस्टर सी को मैं देऊँगा। उसकी जगह मैंने क्या किया कि ये जो बिल्स रिसीवेबल है, ये बिल्स रिसीवेबल मिस्टर सी को दे दिया कि भाई ये बिल्स रिसीवेबल आप रख लो। ये बिल्स रिसीवेबल जिसके भी पास है, मिस्टर बी उसको 10,000 रुपये देगा। तो मतलब अब ये मिस्टर बी जो है, मुझे पैसे ना दे करके सीधा मिस्टर सी को 10,000 रुपये दे देंगे। तो मुझे जो पैसे मिलने थे मिल गए, मिस्टर सी को जो मैं पैसे देता हूँ दे दिया। बिल्स रिसीवेबल जो मेरे नाम पे था, मैंने मिस्टर सी को दे दिया। इस एक्टिविटी को बोला जाता है एंडोर्समेंट। इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट। कि जो बिल्स रिसीवेबल मेरे पास है, मेरे नाम से है, वो मैंने मिस्टर सी को ट्रांसफ़र कर दिया। अब जिससे मैं पैसे लेता हूँ, वो जना सीधा पैसे मिस्टर सी को दे देगा। समझ आया रिमी एंडोर्समेंट का मीनिंग? यस सर। ओके। अब मिस्टर सी मेरा क्रेडिटर है, मिस्टर सी मेरा क्रेडिटर है, और बिल्स रिसीवेबल जो था वो मेरा एक असेट था। बिल्स रिसीवेबल जो मेरा था वो असेट था। अब इस ट्रांजैक्शन से मैंने BR इनको दे दिया, तो क्रेडिटर मेरे हो गए कम, क्रेडिटर कम हो गए, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो गया। और जो बिल्स रिसीवेबल मेरा असेट था, वो असेट चला गया, असेट चला गया, तो असेट मेरी यहाँ पे रिड्यूस हो गई, तो टू बिल्स रिसीवेबल। ये हमारी एंट्री हो गई। ये मेरा करंट लायबिलिटी, ये मेरा करंट एसेट है, ये डिक्रीज़ हो गया, ये डिक्रीज़ हो गया, ठीक है ना। अब मुझे ये तो अकाउंटिंग इम्पैक्ट हमने जान लिया। अब रेशियो निकालना है। अगेन क्या करो, 10:5 ले लो। 1 रुपये का ट्रांजैक्शन मानो, 10:5 में 1 रुपये का ट्रांजैक्शन मानो, तो 5 1 रुपये से कम हो गया, असेट 10 रुपये 1 रुपये से कम हो गया, तो 9/4 अगेन 2.25:1। करंट रेशियो विल इंक्रीज। करंट रेशियो यहाँ पर आपका इंक्रीज होगा। समझ आया श्रेया? रिमी समझ आ गया ये? यस सर। श्रेया समझ आया आपको? यस सर। ओके, सो पॉइंट सी तक तो ये जर्नल एंट्री समझना बहुत ज़रूरी है। जर्नल एंट्री समझ लोगे तो आप उसका इम्पैक्ट आराम से निकाल सकते हो। पॉइंट सी तक हमारा हो गया, डी से हम करेंगे कल। उसके अलावा यहाँ पे अच्छा लिक्विड रेशियो, ठीक है। सो अभी कुछ इसमें आगे कुछ मैं होमवर्क में नहीं दे रहा, यहीं तक क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। पॉइंट नंबर डी से कल हम करेंगे। आज की क्लास हम क्लोज करते हैं। आप ट्राई करिए घर पे कि डी से आई तक की जर्नल एंट्री आप बना सकते हो क्या। अगर जर्नल आ गया तो देन करना कैसे है, 10:5 मान के ±1 करते जाओ, बस उसी से आपका सॉल्व हो सकता है। तो जर्नल एंट्री अकाउंटिंग इम्पैक्ट क्या होगा वो समझना यहाँ पे ज़रूरी है।
चलिए तो आज की क्लास क्लोज करते हैं।